हाउस ऑफ नाइट की इंडिपेंडेंस लार्जली इस बात पर टिकी थी कि स्टॉर्म सी को कॉन्कर करना लगभग इम्पॉसिबल था। क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट शायद ग्रेट क्लैंस के बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह बदल सकती थी। किसी भी सॉवरेन को नाइट का टेरिटरी अपने डोमेन में जोड़ने की क्षमता देती। और फिर भी ये मेमोरी अभी एक मियर मास्टर सनी के पास थी। सनी हल्का मुस्कुराया। कौन जाने, शायद हाउस ऑफ नाइट को कॉन्कर करने वाला मैं ही बनूं। लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी गायब हो गई। अभी तो थर्ड नाइटमेयर सरवाइव करने की चांसेस ही बेहद कम लग रही थी, और अगर वह समहाउ वापस घर लौट भी आया तो कुछ भी उसे फोर्थ नाइटमेयर अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं। हाँ, थैंक्स बट नो थैंक्स। थोड़ा सोबर होकर सनी ने क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट डिसमिस कर दी, लेकिन अब उसे एक और चीज के बारे में सोचना था। एज़्योर सर्पेंट के साथ हुई लड़ाई एक फीवरिश ड्रीम जैसी थी। वह खुद एक मैड बीस्ट बन गया था, लेकिन फिर भी खुद को खोया नहीं। और उससे भी बढ़कर यह पहली बार था जब उसने शैडो शेल का इस्तेमाल करके किसी नाइटमेयर क्रीचर का रूप लिया था। शैडो स्पॉन अलग था, क्योंकि वह उस बॉडी में महीनों तक जी चुका था, लेकिन ऑनिक्स सर्पेंट का फॉर्म वह सिर्फ ऑब्जर्वेशन और शैडो डांस के जरिए उसकी एसेंस को महसूस करके बनाया गया था। और उसी वजह से सनी को महसूस हुआ कि शैडो डांस के फोर्थ स्टेप की मास्टरी अब उसकी रीच में है। उसे बस बैटल के दौरान मिली रेवलेशंस को अब्सॉर्ब करना था, उन्हें समझकर अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड शैडो डांस फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करना था। एवोल्यूशन अब सामने दिखाई दे रही थी। वह लगभग उसकी स्मेल महसूस कर सकता था। फिर भी रिवॉर्ड पाने से पहले थोड़ा काम बाकी था। सनी ने आंखें बंद की। उसने एज़्योर सर्पेंट के साथ हुई उस पेरिलस और फेरोशियस बैटल को डिटेल में याद करने की कोशिश की। अब भी करना बेहतर था, जब मेमोरीज अभी फ्रेश थी और सर्पेंटाइन फॉर्म के रेमनेंट्स अब भी उसके माइंड में मौजूद थे। धीरे धीरे समय बहता रहा। शैडो डांस सनी के एस्पेक्ट की लेगेसी भी थी, और एक ऐसी युद्ध कला भी जिसे उसने खुद बनाया था। यह युद्ध कला चालाक, निराकार और हर पल बदलने वाली थी। इसका उद्देश्य दुश्मन की ताकत को चुराकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना था। शैडो डांस का पहला चरण इस क्षमता की नींव था। सनी ने इसे नेफिस के साथ अपनी कड़वी लड़ाई के दौरान पूरी तरह सीखा था, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। इससे वह दुश्मन की लड़ाई शैली के असली सार को समझ सकता था और लगभग अलौकिक तरीके से अनुमान लगा सकता था कि सामने वाला क्या करेगा। साथ ही वह उसकी शैली की नकल भी कर सकता था। दूसरा चरण पहले का विस्तार था। फर्क सिर्फ पैमाने का था। मोंग्रेल का रूप धारण करके सनी ने अनगिनत अवेकंड से लड़ाई की और उनकी युद्ध शैलियों को आत्मसात किया, ताकि उसकी क्षमता और व्यापक हो सके। उसने इसे ड्रीम टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई में मॉर्गन का सामना करते हुए पूरी तरह हासिल किया था। उस सफलता ने युद्ध के मूल सिद्धांतों की उसकी समझ को और गहरा कर दिया। अब वह अनजान और जटिल युद्ध शैलियों को कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से समझ सकता था। साथ ही उसे यह महसूस करने की क्षमता भी मिल गई कि उसके दुश्मन अपनी सोल एसेंस का उपयोग किस खास तरीके से करते हैं। तीसरा चरण अलग था। इसने पहले दो चरणों को और आगे बढ़ाया और युद्ध शैली की परिभाषा ही बदल दी। बाहरी रूप से इसका मतलब था कि सनी अब नाइटमेयर क्रीचर्स को भी अपने शैडो के जाने वाले दुश्मनों में शामिल करने लगा था, लेकिन अंदरूनी बदलाव कहीं बड़ा था। तीसरा चरण दुश्मनों से ज्यादा खुद सनी के बारे में था। रेड कोलोसियम में विभिन्न राक्षसी प्राणियों के विकृत और पराये दिमागों में उतरने के बाद भी उसे वह अंतिम समझ नहीं मिली थी जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि सनी को अपनी स्वयं की पहचान छोड़नी पड़ती थी। तभी वह उन चीजों को सही मायनों में समझ सकता था जो उससे पूरी तरह अलग थीं। उसे खुद भी छायाओं की तरह निराकार और आकारहीन बनना पड़ा। वह इस असंभव परीक्षा को सिर्फ नाइटमेयर के साथ हुई लड़ाई की वजह से पार कर पाया था। तीसरी महारत ने उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। अब वह अपने दुश्मनों की शक्ति और उनके भीतर बहती एसेंस को साफ महसूस कर सकता था, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी था। शैडो डांस अब दोधारी तलवार बन चुका था। सनी के लिए दुश्मन के रूप में इतना खो जाना आसान हो गया था कि वह खुद को हमेशा के लिए भूल सकता था।
इस खतरे के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी रक्षा उसका ट्रू नेम था, जो उसकी आत्मा का लंगर बना हुआ था। और अब चौथा चरण सामने था। यह और भी ज्यादा खतरनाक है। सनी अब भी महसूस कर सकता था कि एज्योर सरपेंट के अवशेष उसकी दुनिया को देखने की समझ पर असर डाल रहे थे। वह उस पागल दैत्य के रूप में इतना गहराई तक उतर चुका था कि अब उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। चौथा चरण भी पिछले चरण का विस्तार था। यह तीसरे चरण का तार्किक विकास था, जिसने उस खतरनाक उपहार को पूरा भी किया और बदल भी दिया। तीसरा चरण सनी के मन की कठोर सीमाओं को तोड़ने के बारे में था, ताकि उसका मन छाया की तरह निराकार और अनुकूलनीय बन सके। लेकिन चौथा चरण उसके शरीर को भी वैसा ही बनाने के बारे में था। इसे हासिल करने की कुंजी थी शैडो मैनिफेस्टेशन। अंटार्कटिका की भयानक परीक्षाओं में सनी ने शैडो शेल और शैडो इनकारनेशन का आविष्कार किया था। उन्हीं ने उसे चौथे चरण तक पहुंचने के सारे साधन दिए। लेकिन डैरोन ऑफ द ट्वाइलाइट सी के साथ हुई लड़ाई तक वह इन सभी तत्वों को एक पूर्ण रूप में जोड़ नहीं पाया था। यह सोचकर वह कांप उठा। कोई भी रूप, कोई भी आकार, किसी भी प्राणी को सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि वास्तव में उसका रूप बन जाना, ऐसी शक्ति की संभावनाएं असीम लग रही थीं, लेकिन उसका खतरा भी उतना ही असीम था। अगर मैं चौथे चरण का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूं, तो मैं आखिर क्या बन जाऊंगा? और इससे भी ज्यादा डरावना सवाल था, अगर शैडो डांस का चौथा चरण इतना भयानक और अद्भुत था, तो पांचवां, छठा और सातवां चरण कैसे होंगे? सनी जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह इस शक्ति को छोड़ने वाला नहीं था। उसे इसकी जरूरत थी। एक गहरी सांस लेकर उसने फिर से ट्वाइलाइट सी के डैरोन के साथ हुई लड़ाई को याद करना शुरू किया। वह हर पल को दोबारा महसूस कर रहा था, जैसे एक महान सर्प बनने की अनुभूति उसकी हड्डियों में बस रही हो। हर बीतते मिनट के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह क्षण करीब आ रहा है जब सब कुछ अचानक पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जब सनी ने अपनी आंखें खोली, तब तक ग्रेट रिवर का पानी मंद पड़ने लगा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और कुछ देर शांत बैठा रहा, अपनी प्रगति के बारे में सोचते हुए। मैं बहुत करीब हूं, शायद कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते। उसके बाद वह शैडो डांस के चौथे चरण में महारत हासिल कर लेगा और चौथा लेगेसी रेलिक प्राप्त करेगा। उत्साहित होकर सनी सोचने लगा कि वह क्या होगा। एक शैडो, एक मेमोरी, या फिर कुछ बिल्कुल अलग, जैसे इकोर की एक और बूंद। जो भी हो, बस ब्लड वीव उसे फिर से निगल न जाए। अचानक कड़वाहट महसूस करते हुए उसने क्षितिज की ओर देखा और तुरंत क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट को फिर से बुला लिया। जल्द ही 7 सूरज गहराइयों से ऊपर उठे और रात के अभेद्य अंधकार को भगा दिया। सुबह की हल्की धुंधली रोशनी कुछ पल के लिए केज को ढक गई। उसी क्षण सनी ने महसूस किया कि एसेंस की एक बाढ़ उसकी कोर्स में भर रही है। कमाल, उसकी रिकवरी की गति सच में बहुत बढ़ गई थी। सनी के पास एक की जगह 5 शैडो कोर्स थे, इसलिए सामान्यतः उसकी सारी एसेंस भरने में 5 गुना ज्यादा समय लगता था। लेकिन श्राउड ऑफ डस्क और के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही दिन में अपनी सारी शक्ति वापस पा सकता हो, आधी सुबह में और बाकी आधी शाम को। अगर वह थोड़ा भी सावधान रहता तो शायद उसकी एसेंस कभी खत्म ही नहीं होती। उत्साहित होकर उसने अनांकी की कमजोर आकृति की ओर देखा, फिर नेफिस की तरफ मुड़ा। सनी ने चुपचाप अपने सिर पर मौजूद काले धातु के सर्पाकार मुकुट की ओर इशारा किया। अब और सवाल पूछने का समय आ गया था। नेफिस ने सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि उसने क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट का विवरण पढ़ लिया था। वे दोनों के जरिए आपस में बात करके यह तय कर सकते थे कि अनांकी से बातचीत कैसे करनी है। लेकिन सच कहें तो उसकी जरूरत नहीं थी। बूढ़ी औरत में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि उसे सावधान रहना चाहिए, इसलिए वे सीधे सवाल पूछ सकते थे। हालांकि एक सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। सनी थोड़ा हिला, फिर बोला, दादी। अनांकी ऐसे चौंकी जैसे किसी सपने से जागी हो और अपनी धुंधली आंख से उनकी ओर देखा। हाँ, मेरे स्वामी। इस तरह बुलाए जाने में अब भी असहज महसूस करते हुए सनी कुछ पल सोचता रहा, फिर पूछा, क्या आपने कभी उस चीज के बारे में सुना है जो अपवित्र हो चुकी है? बूढ़ी औरत
अचानक जम सी गई। स्टीयरिंग ओर पर रखा उसका हाथ कांप उठा। कुछ देर तक केवल केच की लकड़ी से टकराते पानी की आवाज सुनाई देती रही। साफ था कि वह यह सवाल सुनकर खुश नहीं थी, लेकिन सनी और नेफिस के पास पूछने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें इस नाइटमेयर के उद्देश्य के बारे में जितना हो सके उतना जानना था। आखिरकार अनांके ने गहरी सांस ली। जो अपवित्र हो चुका है। मेरा ख्याल है आप डिफाइलमेंट की बात कर रहे हैं मेरे स्वामी। सनी की आंखें चमक उठी। डिफाइलमेंट? सदर्न कैंपेन के भयावह दृश्य याद करते हुए उसे अचानक एक संबंध समझ आया। 3 नाइटमेयर क्रीचर्स जिन्हें उसने मारा था, उनके नाम भी इसी तरह थे। डिफाइल्ड विटनेस, डिफाइल्ड हेरल्ड और डिफाइल्ड सीकर ऑफ ट्रूथ। पहला वह फॉलन डेमन था जो बिना आंखों वाले जानवरों के झुंड का नेता था। दूसरा करप्टेड डेविल था जो सूखे हुए शवों के समूह का नेतृत्व करता था जिनके मुंह सिले हुए थे। उसी लड़ाई के बाद सनी को स्टाइफल्ड स्क्रीम मिला था। तीसरा फॉलन टाइटन था जिसे उसने ईस्ट अंटार्कटिका की संयुक्त लड़ाई में संयोग से मारा था और उससे उसे मिरर ऑफ ट्रूथ मिला था। क्या वे सब एरियल की कब्र से आए थे? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, डिफाइलमेंट। मुझे माफ कीजिए मेरे स्वामी और देवी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप इन बातों से अनजान होंगे। आखिर आप बाहरी लोग हैं। सनी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा, समझने की कोशिश करते हुए कि उसका मतलब क्या था। अनंके कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, डिफाइलमेंट को समझने के लिए पहले आपको ग्रेट रिवर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना होगा। मैं जितना अच्छी तरह समझा सकूं कोशिश करूंगी। नेफिस ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। इतिहास? मुझे समझ नहीं आ रहा कि समय में बहने वाली नदी का इतिहास कैसे हो सकता है। बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई। एरियल की कब्र के भीतर समय अनिश्चित और उलझा हुआ है। कभी वह धीरे बहता है, कभी बहुत तेज। कभी समय भयंकर तूफानों की तरह उठता है, कभी ठहर जाता है और कभी भंवर की तरह हमेशा घूमता रहता है। धाराएं मिलती हैं, अलग होती हैं या बिना निशान छोड़े गायब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर लोगों के लिए जब तक हम अशांत जल में नहीं जाते, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, बिल्कुल बाहरी दुनिया की तरह। फर्क बस इतना है कि हमारा समय वहां के समय से अलग है। उनके चेहरों पर उलझन देखकर अनांके कुछ देर सोचती रही। फिर उसने आह भरी। सबसे आसान तरीके से समझाऊं तो ग्रेट रिवर वास्तव में भविष्य से अतीत की ओर बहती है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी दुनिया के संदर्भ में सच है। यहां इस तरह का समय स्थान जैसा है, लेकिन नदी का अपना भी अतीत, वर्तमान और भविष्य है। यहां यह समय बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाहरी दुनिया में होता है। नेफिस ने सिर थोड़ा झुकाया। तो यह कहा जा सकता है कि मैं और सनी एरियल की कब्र में बहुत दूर के भविष्य से आए हैं, यानी बहुत ऊपर की धारा से। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि हम यहां 1 महीने पहले आए थे, यानी दूरी और दिन दोनों समय को मापते हैं। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आप बहुत बुद्धिमान हैं मेरी देवी। सनी के होंठ का कोना फड़क उठा। दूसरी बार उसने नेफिस को बुद्धिमान कहा। मुझे एक बार भी नहीं। फिर भी वह विचार समझ गया। एरियल की कब्र के भीतर समय की 2 अवधारणाएं थीं। पहली थी ग्रेट रिवर का प्रवाह जो हर तरह की विचित्रताओं से भरा था। दूसरी थी सामान्य समय जैसा वे हमेशा से जानते थे। बूढ़ी औरत फिर बोली, इसलिए ग्रेट रिवर का भी एक इतिहास है, या यूं कहें कि हम नदी के लोगों का इतिहास है। वह इतिहास बहुत समय पहले शुरू हुआ था, जब सिविल्स पहली बार अपने लोगों के साथ एरियल की कब्र में आई थीं। और भी लोग आए थे, तरह तरह के इंसान और जीव, जो उस सत्य की खोज में आए थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एस्चुरी में छिपा है। उसकी बूढ़ी आवाज थोड़ी भावुक हो गई। उसी समय हम भी आए थे, नाइटमेयर स्पेल के दूत। मुझे बताया गया था कि वह एक स्वर्ण युग था। सिविल्स ने अपने शहर बसाए और शक्तिशाली सीकर्स ने लहरों के बीच अकेले महल बनाए। वे अंत से बच निकले थे और एरियल की कब्र के भीतर शांति और समृद्धि से जी रहे थे। सनी को कुछ अजीब लगा, इसीलिए उसने पूछा, आपको बताया गया था, आप खुद वहां नहीं थी? अब सोचने पर जब अनांके ने वीवर के अनुयायियों के उत्पीड़न की बात की थी, तब भी उसने कहा था
कि उसने उसे खुद अनुभव नहीं किया। उस समय वह बात अजीब लगी थी, लेकिन उससे पहले और भी जरूरी सवाल थे। बूढ़ी औरत हल्का हंस पड़ी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बूढ़ी जरूर दिखती हूं, लेकिन इतनी प्राचीन नहीं हूं। नहीं, मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ था, जब वीव पहले से बस चुका था, आप जैसे लोगों के विपरीत जो बाहर से आते हैं। मैं रिवरबॉर्न हूं। सनी ने मन ही मन नोट कर लिया कि आउटसाइडर्स और रिवरबॉर्न में फर्क था और ध्यान से सुनता रहा। अनांकी ने भारी सांस ली, फिर उदास स्वर में बोली, लेकिन वह स्वर्ण युग आखिरकार खत्म हो गया। पहले देवताओं की आवाजें शांत हो गईं, जिससे सिबिल्स ने अपनी नजरें एस्चुरी की ओर मोड़ ली। और फिर डिफाइलमेंट का जन्म हुआ। दादी अनांके का चेहरा अचानक गहरा और गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डिफाइलमेंट, उसका दूसरा नाम करप्शन है। एक खास तरह का करप्शन जो ग्रेट रिवर में पैदा हुआ और फिर नीचे की दिशा से महामारी की तरह फैल गया, या यूं कहो फैलाया गया। नेफिस थोड़ा आगे झुकी, नीचे की दिशा से। बूढ़ी औरत ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि डिफाइलमेंट की शुरुआत एस्चुरी से हुई थी। उसकी धुंधली आंखें दूर कहीं खो गईं। सीकर्स हमेशा एस्चुरी तक पहुंचने की कोशिश करते रहते थे। वे लगातार और नीचे अतीत की ओर यात्रा करते रहे, लेकिन कोई भी उसे खोज नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने बहुत दूर अतीत में एक शहर बनाया, वर्ज। वह शहर इतना भव्य था कि सिबिल्स के बड़े शहरों की समृद्धि को टक्कर देता था। वहीं से उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और फिर आखिरकार उनमें से एक सच में एस्टुरी तक पहुंच गया। अनांकी ने स्टीयरिंग ओर को कसकर पकड़ा और विशाल नदी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन वहां उसे सत्य नहीं मिला, उसे करप्शन मिला, या शायद वही सत्य उसे भ्रष्ट कर गया। वह सीकर पहला डिफाइल्ड बन गया और वह डिफाइलमेंट को अपने साथ वापस वर्ज ले आया। सीकर्स का पूरा शहर डिफाइलमेंट में डूब गया। जो भी उससे संक्रमित हुआ वह विकृत और राक्षसी बन गया। फिर वे महामारी की तरह फैलने लगे और रिवर पीपल पर एक भयानक आपदा टूट पड़ी। वह कुछ देर चुप हो गई। सनी गहरी सोच में डूब गया। तो असल में यही हुआ था। ब्लैक पिरामिड के भीतर डेमन ऑफ ड्रेड ने जो भयानक सत्य छुपाया था, उसे सबसे पहले जानने वाला इंसान खुद करप्शन का शिकार बन गया। इतना ही नहीं, उसने बाकी सीकर्स को भी संक्रमित कर दिया। पूरा शहर एक दुस्वप्न में बदल गया, डिफाइलमेंट के स्रोत में। आखिर एरियल ने समय की शुरुआत में ऐसा कौन सा रहस्य छुपाया था? और सबसे जरूरी बात, क्या यही वह चीज थी जिसे रोकने के लिए डेरॉन ऑफ द ट्वाइलाइट सी ने युद्ध किया था? क्या उसने वर्ज पर हमला इसलिए किया था ताकि उस पहले डिफाइल्ड को मार सके, जो इस पूरे करप्शन की जड़ था? अगर ऐसा था तो उनका काम बेहद डरावना होने वाला था। नेफिस भी शायद यही सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, फिर क्या हुआ? अनांकी ने लंबी सांस ली। डिफाइलमेंट के कारण ग्रेट रिवर के शांत जल में करप्टेड जीव भर गए। उनमें से सबसे शक्तिशाली जीव बहुत दूर अतीत से आते थे और कुछ उस भयानक भविष्य से जहां से आप दोनों आए हो, मेरे लॉर्ड और लेडी। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। रिवर पीपल खुद को दो भयावह दिशाओं के बीच फंसा हुआ पाए, पीछे का डरावना अतीत और आगे का विनाशकारी भविष्य। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने डिफाइलमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ समय तक उसका विरोध भी किया, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन वे आपस में भी लड़ने लगे। उसी वजह से हमें निकाल दिया गया और हमें ऊपर की दिशा में भागना पड़ा, जहां रास्ते में भयानक खतरे थे। आखिरकार हमारा बाकी लोगों से संपर्क टूट गया। आखिरी खबर यही मिली थी कि कई सिबिल्स खुद डिफाइलमेंट का शिकार हो गए और उनके कई शहर नष्ट हो गए, यहां तक कि ट्वाइलाइट, सर्प राजा का शहर भी खो गया। उसने धीरे से आंखें बंद की। अब रिवर पीपल का अंतकाल चल रहा है। जल्द ही हम में से कोई नहीं बचेगा। सनी ने धीरे धीरे सब समझना शुरू किया। जो लोग दुनिया के अंत से बचने के लिए टॉम्ब ऑफ एरियल में आए थे, उनमें से ज्यादातर या तो मर चुके थे या करप्ट हो चुके थे। बाकी भी जल्द खत्म होने वाले थे। यही ग्रेट रिवर सभ्यता की किस्मत थी। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे इस सभ्यता के विनाश में मदद करें या फिर डिफाइलमेंट के स्रोत को खत्म करके
पूरी किस्मत बदल दे। दूसरा रास्ता निश्चित रूप से स्पेल से कहीं ज्यादा प्रशंसा दिलाएगा, क्योंकि वह नियति के बिल्कुल विपरीत होगा। सनी ने एक और बात नोट की। ट्वाइलाइट वही शहर था जिसे किंग डेरॉन और उसके लोगों ने बनाया था, और फॉलन ग्रेस शायद अब ग्रेट रिवर का आखिरी बचा हुआ मानव शहर था। और एक बात, अनांकी ने कहा था कि टॉम ऑफ एरियल में दो सबसे भयानक जगहें थीं, बहुत दूर का भविष्य और बहुत दूर का अतीत। सनी की किस्मत हमेशा की तरह शानदार थी। वह पहले ही उन भयानक जगहों में से एक में प्रवेश कर चुका था और अब दूसरी की ओर जा रहा था। कमाल है, सच में कमाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। डिफाइलमेंट आखिर फैलता कैसे था? सनी करप्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह बस अपने आप फैल जाता होगा। यह स्किनवॉकर जैसा भी नहीं था। स्किनवॉकर लोगों को खुद में बदल देता था, जबकि यहां हर करप्टेड जीव अलग था। वे आपस में लड़ते भी थे, यानी डिफाइलमेंट कुछ और ही था। सनी ने अनांकी की ओर देखा। दादी, क्या आपको पता है कि डिफाइलमेंट कैसे फैलता है? बूढ़ी औरत ने दुखी होकर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता मेरे लॉर्ड। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक असली डिफाइल्ड देखा है। वीव बहुत ऊपर था, इसलिए वर्ज के डिफाइल्ड कभी वहां तक नहीं पहुंचे। नेफिस ने भौहें सिकोड़ ली। सिवाय उस एक के। अनांकी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सूरज की रोशनी में नदी चमक रही थी। केच तेजी से पानी को चीरती हुई अतीत की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद नेफिस ने पूछा, जब वह डिफाइल्ड आया तब क्या हुआ? इस बार अनांकी ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने सिर उठाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, जिस दिन वह आया था उसी दिन वीव नष्ट हो गया था। उसकी आवाज हवा में खो गई और केवल नदी की चमकती लहरें बाकी रह गईं। सुबह उन्होंने अनांकी के लकड़ी के डिब्बे से स्वादिष्ट खाना और सुगंधित वाइन का आनंद लिया। बूढ़ी औरत आज थोड़ी ज्यादा ऊर्जावान लग रही थी, लेकिन लंबी बातचीत ने उसे फिर भी थका दिया था। उसने बहुत कम खाया और वापस स्टीयरिंग ओर के पास जाकर बैठ गई। बहते पानी को दूर खोई हुई नजरों से देखने लगी। शायद वह अपने शहर वीव के बारे में सोच रही थी, उस शहर के बारे में जिसे डिफाइल्ड ने नष्ट कर दिया था। बिना कुछ कहे ही सनी और नेफिस ने तय कर लिया कि वे अपनी दयालु मार्गदर्शक को थोड़ी निजता देंगे। वैसे भी पिछले दिन के खुलासों को समझने के लिए उन्हें खुद भी समय चाहिए था। सनी केज के किनारे से पीठ टिकाए बैठा था, हाथों में गर्म चाय का कप थामे हुए। नेफिस उसके पास बैठी आसमान को देख रही थी। कुछ देर आरामदायक चुप्पी में बीती, फिर सनी ने के जरिए पूछा। नेफिस ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। सनी को अचानक एहसास हुआ कि वे कितने करीब बैठे थे। उसका पीला चेहरा नेफिस की शांत दूसर आंखों में साफ झलक रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। नेफिस ने कुछ देर सोचा। सनी ने चाय की एक चुस्की ली। केच धीरे धीरे लहरों पर झूल रही थी और सामने का दृश्य स्वर्ग जैसा लग रहा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे किसी नाइटमेयर के भीतर थे। नेफिस का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह कुछ पल रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली। सनी ने नीचे देखते हुए गंभीर चेहरा बनाया। उसे भी यही चिंता थी। कैसी? एफी, काई, जेट, यहां तक कि मॉडरेट भी, वे सब कहां थे? उनमें से कोई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। सनी पूरी तरह यकीन करना चाहता था कि उसके दोस्त अभी भी कहीं जिंदा हैं, या कम से कम वह ऐसा मानना चाहता था। नेफिस ने उसकी ओर सवाल भरी नजर से देखा। सनी ने भौहें सिकोड़ ली। इस बार नेफिस सच में थोड़ा चौंक गई। सनी कुछ देर सोचता रहा। क्या ऐसा हो सकता था कि स्पेल को बाकी लोगों के लिए उस दूर भविष्य में कोई उपयुक्त होस्ट ही नहीं मिला, इसलिए उन्हें किसी और जगह भेज दिया गया? आखिरकार उसने सिर हिलाया। नेफिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह आसमान की ओर देखती रही, फिर धीरे से बोली। सनी स्तब्ध रह गया। नेफिस सही थी। कितने ही लोग नाइटमेयर क्रिएचर बन चुके थे, बस वे कभी डॉर्मेंट रैंक से ऊपर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि स्पेल की परीक्षा उन्हें उससे पहले ही मार देती थी। कुछ देर सोचने के बाद नेफिस ने फिर कहा। सनी ने भौं उठाई। नेफिस ने सिर हिलाया। सनी के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई।
नेफिस ने कंधे उचकाए। सनी चुप हो गया। ड्रॉप ऑफ आइकॉर के डिस्क्रिप्शन में सचमुच लिखा था कि वाइल्ड थीविंग बर्ड वीवर की आंख में अननोन का प्रतिबिंब देखकर पागल हो गया था। क्या उसका मतलब करप्शन था? और अगर ऐसा था तो क्या फर्स्ट सीकर के साथ भी यही हुआ था? क्या ब्लैक पिरामिड में छुपा सत्य वही था जिसे वीवर ने कभी देखा था और जो हमेशा के लिए उसकी आंखों की गहराइयों में जम गया था? तुम सत्य से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए तुम उसके योग्य नहीं थे। कुछ देर बाद सनी ने लंबी सांस ली। नेफिस ने उसकी ओर देखा, कुछ पल रुकी, फिर हल्का मुस्कुराई। सनी की आंखें फैल गईं और उसने तुरंत का मानसिक संपर्क तोड़ दिया। अरे अरे, नेफिस केज के किनारे झुककर धीरे से हंसने लगी। क्या? सनी ने कुछ कहना चाहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम उसे हमेशा के लिए भूल नहीं सकती? नेफिस ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं भूल सकती हूं? पता नहीं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। सनी कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर हंस पड़ा। लेकिन मानो तो सही, तुम्हें वह थोड़ा कूल लगा था, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें मॉन्ग्रेल। नेफिस का चेहरा तुरंत शांत हो गया। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा। सनी मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मेरी याददाश्त भी अच्छी है। एनक्यूएससी के उस नाइट क्लब में तुमने क्या कहा था? अगर मुझे सही याद है तो। नेफिस ने आंखें बंद की और जमाई ली। मैं बहुत थक गई हूं, मुझे लगता है अब मुझे आराम करना चाहिए। सनी हंस पड़ा। सच में? ठीक है, फिर आराम करो। शैडो स्लेव सेक 1295, नो वन नोज। अध्याय 1, 1295। कोई नहीं जानता। जब नीफिस सोने का नाटक कर रही थी, सनी कैच के पिछले हिस्से में चला गया और अनंकी की ओर देखा, जो उनकी बातचीत पर ध्यान न देने वाली लग रही थी। हालांकि उसकी नजर महसूस करके उसने हल्का सा मुड़कर पूछा, जी मेरे लॉर्ड? वह कुछ क्षण हिचकिचाया। मैं वीवर के बारे में पूछना चाहता था। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई, मानो उसके प्रश्न से प्रसन्न हो गई हो। आप क्या जानना चाहते हैं? सनी कुछ देर चुप रहा। ऐसा क्या था जो वह नहीं जानना चाहता था? डीमंस रहस्यों से घिरे हुए थे और जबकि वह उनके बारे में धीरे धीरे बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर चुका था। संभवतः ड्रीम रेल्म के प्राचीन काल के किसी सामान्य इंसान से कहीं अधिक। फिर भी उसके ज्ञान में बहुत सी खाली जगहें थीं। समस्या यह थी कि अनंके वास्तव में ड्रीम रेल्म की निवासी नहीं थी। उसका जन्म टूम्ब ऑफ एरियल में हुआ था और उसने अपना जीवन बाहरी दुनिया से अलग थलग बिताया था। फिर भी वह नाइटमेयर स्पेल की एक प्रीस्टेस थी। उसे बहुत सी बातें पता होनी चाहिए थी, भले ही उस ज्ञान का कुछ हिस्सा धार्मिक सिद्धांत बन जाने के कारण विकृत हो गया हो। इसलिए सनी निश्चित नहीं था कि वह उस बूढ़ी औरत से कितना कुछ सीख पाएगा। उसने सिर के पीछे हाथ फेरा। अच्छा, शुरुआत के लिए क्या वीवर एक पुरुष था या एक महिला? वह सचमुच थक चुका था, हर बार अपने शब्दों में उलझते उलझते। जब भी उसे उनके बारे में कुछ कहना पड़ता था। अनन के हल्के से हंसी। कोई नहीं जानता। आखिरकार वीवर झूठ का मास्टर था, इसलिए डीमन ऑफ फेट के बारे में जो कुछ भी छात है, उसे थोड़ी सावधानी के साथ स्वीकार करना चाहिए। वीवर अननोन की पहली संतान था या थी। उसका डोमेन फेट था और फेट की तरह ही वीवर चंचल, अपरिहार्य और भयावह था। अन्य डीमंस की तरह उसके पास भयानक बैटल पावर नहीं थी। फिर भी डीमन ऑफ फेट सबसे अधिक भयभीत किया जाता था। सनी को आश्चर्य नहीं हुआ। वह किसी ऐसे शत्रु की कल्पना नहीं कर सकता था जिसका हथियार स्वयं फेट हो। फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वीवर वास्तव में फेट को नियंत्रित कर सकता था या केवल उसे देख सकता था। दूसरा विकल्प अधिक संभव लगता था, भले ही सब लोग इसके विपरीत विश्वास करते हो। क्या यह भी वीवर के झूठों में से एक था? उसने गहरी सांस ली। तो फिर अननोन कौन था? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मुझे नहीं पता। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाई। खैर, यह आश्चर्यजनक नहीं है। आखिर उसे अननोन कहे जाने का एक कारण है, वास्तव में नहीं। अननोन तो सिर्फ वह शब्द है जिसका उपयोग स्पेल उन रून्स के लिए करती है जिनका वह अनुवाद करने से इनकार करती है। इसलिए डीमंस के प्रोजेनिटर का कोई और नाम रहा होगा।
नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्टहुड ने भी शायद उसी कारण उस अस्तित्व को अननोन कहना शुरू किया होगा, जिस कारण मैंने कहा था। आखिर वे भी स्पेल के वाहक हैं, या यूं कहें स्पेल के एक प्राचीन और प्रारंभिक संस्करण के। उसने निराश होकर सिर हिलाया। जिस अस्तित्व की सेवा करने के लिए तुम और तुम्हारे लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, हर तरह का अत्याचार और उत्पीड़न सहा, उसके बारे में तुम लोग बहुत कम जानते हो। सनी को डर था कि अनंके उसकी बात से नाराज हो जाएगी, लेकिन उसने केवल सिर हिलाया। हम शायद बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना आवश्यक है उतना जानते हैं। हम जानते हैं कि जब गॉड्स और डीमंस के बीच वह शापित युद्ध शुरू हुआ था, तब केवल वीवर ने उसमें भाग लेने से इनकार किया था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गंभीर हो गया, और जब उस युद्ध की आग फैल गई जो सबके लिए विनाश और तबाही लेकर आई, तब केवल वीवर ने हम सबको सैल्वेशन का मार्ग प्रदान किया। सनी ने निफिस की ओर देखा, जो निश्चित रूप से उनकी बातचीत सुन सकती थी। सोचते हुए कि वह इसके बारे में क्या सोच रही होगी, उसने पूछा। वह सैल्वेशन का मार्ग नाइटमेयर स्पेल है। अनानके ने सिर हिलाया। बिल्कुल, नाइटमेयर स्पेल को वीवर ने बनाया था और हमें सौंपा था, ताकि वह हमें उस डूम से बचा सके जो डीमंस ने संसार पर लाया था। और यही वह बात थी, एक छिपे हुए सत्य की घोषणा, जिस पर सनी पहले भी विचार कर चुका था, लेकिन कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हुआ था। इस स्पेल का उद्देश्य क्रूर और दुष्ट नहीं, बल्कि मूल रूप से कल्याणकारी था, भले ही वह अभी भी क्रूर हो। हालांकि यदि यही वह बात थी जो वीवर ने अनंके जैसे लोगों को बताई थी, तो क्या उस सत्य पर वास्तव में भरोसा किया जा सकता था? अभी कुछ देर पहले ही उसने डीमन ऑफ फेट को झूठ का मास्टर कहा था, और यह भी कहा था कि वीवर के बारे में हर बात को सावधानी से लेना चाहिए। फिर भी अनंके पूरे दिल से नाइटमेयर स्पेल की भलाई में विश्वास करती थी। यह कुछ अजीब था। इसे कैसे कहूं? इतनी उम्र और बुद्धिमानी के बावजूद बूढ़ी औरत थोड़ी भोली लगती थी। सनी और निफिस जागृत दुनिया के सबसे बुरे लोग नहीं थे, लेकिन कैच मिलने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए उस पर हमला करके उसे मार डालने तक का विचार किया था। फिर भी वह कभी उनसे सावधान नहीं हुई। इसके बजाय उसने हमेशा उनके साथ पूरी ईमानदारी से व्यवहार किया। वीवर पर उसका अटूट विश्वास भी वैसा ही था। काफी देर सोचने के बाद सनी फिर बोला, ग्रैंडमदर, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन क्या वह डूम पहले ही नहीं आ चुका? आपको जो सैल्वेशन का वादा किया गया था, वह कहां है? स्टीयरिंग ओर पकड़े हुए अनंके धीरे से मुस्कुराई। क्यों, वह तो यही है मेरे लॉर्ड, वह आप हैं, वीवर के चिल्ड्रन। सनी कुछ क्षण उसे अविश्वास भरी नजरों से देखता रहा। बूढ़ी औरत हंसी। शायद आपने मेरी बात को थोड़ा गलत समझा। जब मैंने सल्वेशन की बात की थी, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि मेरे पूर्वज, जिन्होंने वीवर से नाइटमेयर स्पेल की देखभाल का दायित्व स्वीकार किया था, स्वयं को बचाना चाहते थे। डूम वॉर, वह हर जगह हमेशा के लिए सभी जीवन, सभी मनुष्यों और सभी प्राणियों को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इसलिए वे वास्तव में जिस चीज को बचाना चाहते थे, वह था भविष्य। वह कुछ क्षण रुकी, कांपती हुई सांस ली और बोली, अतीत की ओर यात्रा करते हुए यह कहना अजीब लग सकता है, लेकिन भविष्य अभी भी हमारे आगे है, और इसलिए उसे अभी भी बचाया जा सकता है। सनी ने होंठ भींच लिए। ड्रीम रेल्म पहले ही एक मृत संसार बन चुका था, जिसकी नरकीय भूमि पर केवल नाइटमेयर क्रीचर्स ही भटकते थे, और अब स्पेल ने पृथ्वी को भी उसी महामारी से संक्रमित कर दिया था जिसने उसे नष्ट किया था, और अधिक मनुष्य को जबरन वहां खींच रही थी। लेकिन किस उद्देश्य से? उसने आ भरी, हम भविष्य को आखिर बचाएंगे कैसे? हम तो खुद को भी नहीं बचा सकते। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। यह आपको जानना है मेरे लॉर्ड। हालांकि मैं नाइटमेयर स्पेल की केयर टेकर हूं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके लिए इसे बनाया गया था। मैं केवल इतना कर सकती हूं कि आपके जैसे चुने हुए लोगों की उस कांटों भरे मार्ग पर चलने में सहायता करो, जितना मेरे बस में हो, अपनी थोड़ी सी शक्ति के साथ। वह मुस्कुराई।
भले ही वह केवल थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। सनी कुछ क्षण तक स्थिर बैठा रहा, फिर अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। खैर, यह तो बहुत सुविधाजनक है। अध्याय 1, 1296 डूम वॉर। सनी को यकीन नहीं था कि वह अनानकी की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर रहा था, लेकिन साथ ही वह उन्हें पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकता था। दत्त तेरे की, वीवर। आखिर स्पेल का निर्माता इतना रहस्यमय और पकड़ में न आने वाला प्राणी क्यों होना था? ऐसा प्राणी जो न केवल रहस्यों से घिरा हो, बल्कि झूठ बोलने का भी दीवाना हो। क्या उससे अधिक अविश्वसनीय कोई हो सकता था? भले ही सनी को वीवर की फॉरबिडन लिनिएज विरासत में मिली थी, वह वीवर एस मास्क पहनता था और फेट, जो वीवर का डोमेन था, के साथ उसकी अफिनिटी भी बहुत अधिक थी। फिर भी वह डीमन ऑफ फेट के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। वीवर कहां से आया था? उस भयावह काले मुखौटे के पीछे कौन छिपा था? उसे कौन से उद्देश्य प्रेरित करते थे? वह किन लक्ष्यों का पीछा कर रहा था? सनी ने हार मानते हुए सिर हिलाया और भौहें सिकोड़कर अनंके की ओर देखा। जो भी हो, अगर मैं वीवर के बारे में नहीं सीख सकता, तो कम से कम बाकी सब कुछ तो सीख सकता हूं। अगला प्रश्न पूछने से पहले उसने अपने विचार व्यवस्थित किए। ग्रैंडमदर, आपने कहा था कि नाइटमेयर स्पेल का उद्देश्य डीमंस और गॉड्स के बीच हुए महान युद्ध के विनाश से भविष्य को बचाना है। सच कहूं तो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता कि उसका अर्थ क्या है। आखिर वह विनाश क्या था? उस युद्ध को इतना भयानक किस चीज ने बनाया? बूढ़ी औरत ने ग्रेट रिवर के बहते विस्तार को देखा, कुछ क्षण चुप रही, फिर आ भरी। वह वास्तव में भयानक था। बेशक मैंने उन दिनों का आतंक स्वयं नहीं देखा। जो कुछ मैं जानती हूं वह मेरे पूर्वजों से मिला है, जिन्होंने, हालांकि वे युद्ध समाप्त होने से पहले ही उससे बच निकले थे, इसलिए वे भी यह नहीं जानते थे कि वास्तविक विनाश कैसे और क्यों हुआ। वह सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, कोई वास्तव में नहीं जानता कि किस क्रोध या द्वेष ने डीमंस को गॉड्स के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। यह सब डीमन ऑफ डिजायर के अपनी जंजीरों से मुक्त होने के कुछ समय बाद हुआ था। उनमें सबसे छोटा, डीमन ऑफ डेस्टिनी, ने अपने भाई बहनों को स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए बुलाया। 5 ने उसकी पुकार का उत्तर दिया और केवल डीमन ऑफ फेट ने इनकार कर दिया। अनानकी ने स्टीयरिंग ओर को थोड़ा घुमाया। उसका कमजोर हाथ चमकदार लकड़ी जितना ही गहरा दिखाई दे रहा था। बहुत से लोग हर बुरी घटना के लिए डीमंस को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि उनके विद्रोह से बहुत पहले ही हालात बिगड़ चुके थे। अधिकांश गॉड्स लोगों से दूर हो गए थे। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। उन दिनों को भूलकर जब सब करप्शन के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े थे। मनुष्य मनुष्यों से लड़ रहे थे और अन्य नोबल क्रीचर्स से भी। वॉर के अनुयायियों ने शैडो के मंदिरों को जला दिया था और उनका एम्पायर फैलता चला गया, अनेक कमजोर राज्यों को निगलता हुआ। उसकी धुंधली आंखें दूर कहीं देख रही थीं, मानो वह उस विशाल संसार की कल्पना कर रही हो जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया, इसलिए शायद महान युद्ध अंत का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम था। जो भी हो, 6 डीमंस ने विशाल सेनाएं इकट्ठी की और गॉड्स के विरुद्ध उनका नेतृत्व किया। उस युद्ध की सबसे अलग बात यह थी कि वे तुरंत पराजित नहीं हुए। बहुत से लेसर डीटीज थे, लेकिन उनमें से कोई भी डीमंस जितना भयावह नहीं था। और जब उनमें से 6 एकजुट हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। अन्य शक्तियां भी उनके साथ आ मिली और यहां तक कि महान गॉड्स भी ऐसे शत्रु को आसानी से पराजित नहीं कर सके। बूढ़ी औरत कांप उठी। युद्ध उग्र और निर्दयी था। असंख्य रियल्म्स युद्ध भूमि बन गए और आग की लपटों में समा गए। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बजाय और भी अधिक भयंकर होता गया। जो गॉड्स के प्रति वफादार थे उन्होंने हथियार उठा लिए। जवाब में डीमंस ने और सहयोगी भर्ती किए, ऐसे मॉर्टल चैंपियंस जिन्होंने एम्पायर के अत्याचार सहे थे, ऐसे प्राचीन जीव जिन्हें अंडरवर्ल्ड के सबसे अंधेरे कोनों में निर्वासित कर दिया गया था।
और हर वह प्राणी जिसके हृदय में डिवाइन शक्तियों के प्रति गहरी घृणा थी। यहां तक कि भयावह नेफिलिम भी पूर्ण पागलपन मुक्त हो गया था। जल्द ही ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जो युद्ध से अछूता हो। हर जगह युद्ध भूमि बन चुकी थी। अनंके ने ग्रेट रिवर के बहते जल की ओर देखा और कुछ समय तक चुप रही। अंततः उसने कहा, कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। जंगल जल गए, खेत रेगिस्तान बन गए, नदियां सूख गई। लड़ते हुए देवताओं का केवल एक गुजरता हुआ प्रहार भी पूरे शहरों को नष्ट कर सकता था। समय के साथ अनगिनत मनुष्य बेघर हो गए या अपनी जान गंवा बैठे। तभी हमने इसे डूम वॉर कहना शुरू किया, क्योंकि हमें विश्वास होने लगा था कि यह सब कुछ समाप्त कर देगा। और उसी समय वीवर ने नाइटमेयर स्पेल का निर्माण किया और उसे हम नश्वरों को सौंप दिया। अचानक सनी को फॉरगॉटन शोर याद आ गया। उसे वह विनाश याद आया जो उस भूमि पर तब आया था जब आकाश से वह चमकदार आकृति गिरी थी। क्या वह उज्जवल प्राणी 4 डीमंस और 6 गॉड्स के बीच हुए उस भयानक युद्ध का कोई सैनिक था? क्या वह शायद नेफिलिम में से एक था, या एक वास्तविक एंजल? यदि फॉरगॉटन शोर पर जो हुआ था वही पूरे ड्रीम रियल्म में हो रहा था, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां के प्राचीन मनुष्यों ने उसे संसार का अंत समझा था। अनंके ने आह भरी। वीवर ने हमें सल्वेशन का मार्ग दिया था, लेकिन उस समय डीमन ऑफ फेट को हर कोई घृणा की दृष्टि से देखता था। गॉड्स के अनुयायी, डीमंस के अनुयायी, और यहां तक कि वे लोग भी जो युद्ध से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। हम नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स भी तिरस्कृत थे। बहुत कम लोगों ने हमारी बात सुनी, फिर भी कुछ ने सुनी। आखिर नाइटमेयर स्पेल बहुत आकर्षक था, यहां तक कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी। सनी ने सिर तिरछा किया। आकर्षक? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह अपने कैरियर्स को बहुत सी क्षमताएं देता था। मेमोरीज और इकोस प्राप्त करने की क्षमता, तुरंत अपने सोल सी में प्रवेश करने की क्षमता, अपने एस्पेक्ट को जागृत करने की क्षमता, एसेंशन के मार्ग पर मार्गदर्शन। नाइटमेयर स्पेल उन लोगों को जो शक्ति के लिए बेताब थे स्वयं की रक्षा करने का साधन प्रदान करता था। तो वीवर केवल सबसे चालाक डीमन ही नहीं था, बल्कि एक बेहद धूर्त सेल्समैन भी था। नाइटमेयर स्पेल ऐसे वरदानों से भरा हुआ था जिन्हें निराश लोग ठुकरा नहीं सकते थे। ऐसे वरदान जिन्हें जागृत दुनिया के मनुष्य सामान्य बात समझते थे, क्योंकि उनके पास तुलना करने के लिए कुछ और था ही नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि अपने निर्माता की घृणित प्रतिष्ठा के बावजूद स्पेल महामारी की तरह फैल गया। तो फिर क्या हुआ? अनंके कुछ क्षण चुप रही। नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स ने उसे फैलाने में सहायता की और पूरी कोशिश की कि उसके उपहार नए कैरियर्स तक पहुंचे। उसी समय मेरे पूर्वज टॉम ऑफ एरियल में प्रवेश कर गए। उसके बाद क्या हुआ हम कभी नहीं जान पाए। किसी तरह युद्ध और भी भयावह हो गया होगा और अंत में कोई भी पक्ष विजयी नहीं हुआ। इसके बजाय सब नष्ट हो गए, यहां तक कि गॉड्स भी मर गए। वह हिचकिचाई। मैंने सुना है कि गॉड्स की आवाजें मौन हो जाने के बाद और अधिक आउटसाइडर्स प्रकट हुए थे। शायद वे टूम ऑफ एरियल तक समाचार लेकर आए हों, लेकिन तब तक हम पहले ही बहुत दूर अपस्ट्रीम भाग चुके थे, इसलिए हम उनसे कभी नहीं मिले। यह कहते हुए बूढ़ी औरत की आवाज उदास हो गई। अब तक उनमें से अधिकांश डिफाइलमेंट का शिकार हो चुके होंगे। मेरे लॉर्ड, शायद आप डस्क ऑफ फॉलन ग्रेस से बात करके और अधिक जान सके। आखिर वह एक सिबिल है, उसे निश्चित ही मुझ जैसी साधारण एग्जाइल से कहीं अधिक जानकारी होगी। अध्याय 1, 1297 वेयर नाइटमेयर्स कम फ्रॉम। सनी कुछ देर तक चुप बैठा सोचता रहा। सोचने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि नेफिस की आंखें बंद थीं, फिर भी वह समझ सकता था कि वह भी गहरे विचारों में डूबी हुई थी। ड्रीम रेल्म का इतिहास, जिसके बारे में वे पहले केवल अनुमान लगा सकते थे, अब उनके सामने स्पष्ट रूप से खुल रहा था। बेशक अनंके ने इन घटनाओं को स्वयं नहीं देखा था, लेकिन जो कथाएं वह सुना रही थी वे उन लोगों से मिली थीं जिन्होंने वास्तव में इन्हें देखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मॉडरेट ने उससे कहा था कि अवेकन लोग अपने नाइटमेयर से जो ज्ञान और अनुभव लेकर लौटते हैं, वे शायद उनकी प्राप्त शक्ति और एबिलिटीज से भी
अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और यही कारण था कि लेगेसी क्लैंस, विशेषकर सॉवरेन्स द्वारा शासित क्लैंस, इस बात को लेकर बेहद सावधान रहते थे कि उनके सायंस किन सीड्स को चुनौती दें। वेलर और सॉन्ग ने निश्चित ही अपार ज्ञान इकट्ठा किया होगा, लेकिन वह ज्ञान ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से प्राप्त कर सके। यहां तक कि नीफिस, जिसे महान क्लैन में अपनाया गया था, भी अभी तक उनके अधिकांश रहस्यों से अनभिज्ञ प्रतीत होती थी। यह स्वाभाविक था। आखिरकार ज्ञान ही शक्ति का स्रोत था, कम से कम वीवर के अनुसार। और एनविल उसे तब तक शक्ति सौंपने वाला नहीं था जब तक वह स्वयं को सिद्ध न कर दे। कुछ क्षण बाद सनी ने अपनी दाईं ओर देखा, जहां अनंके का मास्क अभी भी लकड़ी के डेक पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और उस भयावह दानवी चेहरे को ध्यान से देखने लगा। सनी उस मास्क के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे यह तक नहीं पता था कि वह मेमोरी थी या सिर्फ नक्काशीदार लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा। अनंके की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या यह एक डिवाइन मेमोरी है? बूढ़ी औरत कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं मेरे लॉर्ड, यह केवल सेक्रेड रैंक की मेमोरी है। असल मास्क ऑफ वीवर की एक छोटी प्रतिकृति। यह उस सेरेमोनियल गार्ब का हिस्सा है जिसे हम नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस पहनते हैं, ताकि हम अपने पीछा करने वालों की नजरों से बच सके और अपने उपकारी डीमन ऑफ फेट के पद चिन्हों पर चल सके। कोई प्रीस्ट जितना अधिक सफल होता था, उसे उतनी ही उच्च रैंक की मेमोरी प्रदान की जाती थी। अनंके ने हल्की मुस्कान के साथ नजरें फेर ली। मेरी मां, जिनसे मुझे यह मेमोरी विरासत में मिली, उन कुछ लोगों में से थी जिन्हें सेक्रेड रैंक का मास्क प्राप्त हुआ था। यह सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। जहां तक मास्क ऑफ वीवर की डिवाइन मेमोरीज का प्रश्न है, मैंने उन पवित्र रिलिक्स को कभी नहीं देखा। ऐसी केवल दो ही थीं। उन्हें स्वयं डीमन ऑफ फेट ने उन पहले दो व्यक्तियों को सौंपा था जिन्हें उसने चुना था। वन, नाइटमेयर स्पेल के हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस। सनी ने कुछ देर और मास्क की सतह को देखा, फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या इसमें एन्चांटमेंट है? वह जानना चाहता था कि क्या अनंके उसे फेट की टेपेस्ट्री को देखना सिखा सकती है बिना मरे हुए। बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वेयर इज माई आई? नहीं, इसमें वह एन्चांटमेंट नहीं है। लेकिन यदि मैं पूछने का साहस करूं, मेरे लॉर्ड, आप उस एन्चांटमेंट का नाम कैसे जानते हैं? मेरी यह सीक्रेट मेमोरी केवल दो एन्चांटमेंट्स रखती है। केवल वे दो पवित्र मास्क्स ही तीसरा एन्चांटमेंट रखते थे, और तब भी बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। सनी लंबे समय तक हिचकिचाता रहा, फिर उसने आह भरी और वीवर एस मास्क को समन कर लिया। क्षण भर में चमकदार काली लकड़ी से बना एक भयावह मास्क उसके बाईं हाथ में प्रकट हुआ। वह उसके दाईं हाथ वाले मास्क से बिल्कुल समान था। अनंके की आंखें फैल गईं। एम, मेरे लॉर्ड, क्या यह? सनी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ निष्कर्ष निकालें, मैं नाइटमेयर स्पेल का प्रीस्ट नहीं हूं और न ही डीमन ऑफ फेट का चुना हुआ व्यक्ति। बस कुछ साल पहले मुझे यह चीज एक शापित शहर के अभिशप्त गड्ढे में मिली थी। ड्रीम रियल्म में यात्रा करते समय मुझे वीवर के कई निशान मिले, इसलिए मैं उसके बारे में जिज्ञासु हूं। या उसके बारे में, या जो भी वीवर था। सनी ने ब्लडवीव और एबोनी टावर में निगले गए डीमन के फैलेंक्स के बारे में बताने पर विचार किया, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदल दिया। वह बूढ़ी औरत को दिल का दौरा नहीं देना चाहता था और न ही उसके मन में अजीब विचार डालना चाहता था। उसका श्रद्धापूर्ण व्यवहार पहले से ही काफी असहज था। अनंके कुछ देर तक चुपचाप मास्क और सनी को उसी श्रद्धा से देखती रही। फिर उसने धीरे से आह भरी। मेरे लॉर्ड, क्या यह मेमोरी आपकी यात्रा में सहायक रही? सनी ने भौं उठाई। सहायक? हां, शायद। इसने कई बार मेरी जान बचाई है। हालांकि इसने मुझे कई बार लगभग मार भी डाला, लेकिन एक बात निश्चित है, इसके बिना मैं शायद आज यहां खड़ा नहीं होता। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तो ये फेट ही थी जिसने आपको इस तक पहुंचाया और मुझे आपके पास, वीवर की कृपा से।
सनी ने उसे गंभीरता से देखा। उसे यह याद दिलाया जाना पसंद नहीं था कि फेट के सामने वह कितना असहाय था। नहीं, उसे यह विचार पसंद था कि वह किसी बहुत पहले मर चुके डीमन की कठपुतली हो। लेकिन वह वास्तव में अनानके की बात का खंडन भी नहीं कर सकता था। पहला कारण, फेथ से लॉजिक द्वारा बहस करना व्यर्थ था। दूसरा कारण, उसे स्वयं भी पूरा विश्वास नहीं था कि उसका लॉजिक सही है। कौन कह सकता है कि डीमन ऑफ फेट ने वास्तव में दूर भविष्य में घटने वाली घटनाओं की व्यवस्था नहीं की होगी? यह परेशान करने वाला है। उसने गहरी सांस छोड़ी, फिर वीवर एस मास्क को डिसमिस कर दिया और दूसरा मास्क वापस अनंके के पास रख दिया। तुम्हें इसे डेक पर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर यह तुम्हारी मां की निशानी है। बूढ़ी औरत ने धीरे से लकड़ी का मास्क उठाया और अपनी गोद में रख लिया। धन्यवाद मेरे लॉर्ड, आप बुद्धिमान हैं। सनी ने चोरी छिपे उसकी ओर देखा और मुस्कान छिपा ली। हां, मुझे भी एक तारीफ मिल गई। फिर उसने ग्रेट रिवर के सुंदर दृश्य की ओर देखा और कहा, तो जब तुम्हारे पूर्वज टूम ऑफ एरियल में गए थे, तब नाइटमेयर स्पेल का अधिकांश प्रीस्टहुड बाहर ही रह गया, ताकि डूम वॉर के दौरान और